हेलो बच्चों, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का बेसिकली फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो है। हमारा क्लास 10th की एनसीईआरटी को हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर हम अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण के बारे में, और आज इस चैप्टर को हम लोग इसी लेक्चर में फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो बच्चों पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। हम इस लेक्चर सीरीज़ को स्लाइड के माध्यम से कवर करेंगे और उम्मीद है आपको ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताएं, और अगर कोई सुझाव है आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, यूरोप में राष्ट्रवाद, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप जाकर के जरूर देखें प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों जर्मनी का एकीकरण के बारे में, कि जर्मनी को एकीकृत कैसे किया गया, क्या क्या इसमें घटनाएं हुई, क्या क्या फैसले लिए गए। तो ये चीज़ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, जर्मनी का एकीकरण। राइट, देखिए 1848 में क्या हुआ कि यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति का वर्चस्व बहुत ज़्यादा रहा। मतलब जो स्टेट की जो पावर थी वो और राजनीतिक वर्चस्व अपने चरम सीमा पे था। यूरोप में जो राजाशाही प्रणाली थी वो धीरे धीरे अब नष्ट हो रही थी, क्योंकि यूरोप में क्या था कि यूरोप के देशों में अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी। अब एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें लोग चुन करके आए, जो आज का सिस्टम पूरी दुनिया में है लगभग में, वो सिस्टम की डिमांड थी 1789 फ्रांस की रिवॉल्यूशन के बाद। इसमें क्या था कि जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी व्यापक भावना थी, राष्ट्रवादी भावना बड़े स्तर पे थी। मतलब अब धीरे धीरे लोग अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार, या राष्ट्रवाद धीरे धीरे लोगों के अंदर पनपने लगा, जिससे अपने देश के प्रति लगाव ये व्यक्त करते थे। ठीक है, प्रशा में, ये मैं नहीं, ये में है, बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक हो गया। प्रशा में राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया गया। बेसिकली प्रशा एक यूरोप का छोटा सा देश है, और ये राष्ट्रीय एकीकरण मतलब जर्मनी के एकीकरण के लिए या एक राष्ट्र बनाने के लिए इसने आंदोलन किया, आंदोलन का बेसिकली नेतृत्व किया। ठीक है, प्रशा के प्रमुख मंत्री ये याद रखिएगा नाम, ऑटो वान बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक माना जाता है। सर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर बनेगा, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे अपने नोट्स में, कि ऑटो वान बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक माना जाता है। ऑटो वान बिस्मार्क को राष्ट्रीय एकीकरण का जनक माना जाता है। और ये किससे संबंधित है, इटली के एकीकरण या जर्मनी के एकीकरण? तो ये संबंधित है आपका जर्मनी के एकीकरण से। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ के मंत्री थे? ये बेसिकली प्रशा के मंत्री थे। प्रशा एक देश है यूरोप का, ये वहाँ के मंत्री थे जिन्हें जर्मनी के एकीकरण का, या कहें तो राष्ट्रीय एकीकरण का जनक माना जाता है। जनक का मतलब होता है फादर या पिता। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की कुछ प्रमुख घटनाएं थी। आइए इसको एक एक करके समझ लेते हैं कि जब जर्मनी को एकीकृत किया जा रहा था, एक राष्ट्र के रूप में बनाने की डिमांड जब की जा रही थी, तो क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। ऑस्ट्रिया जो आज एक देश है, डेनमार्क और फ्रांस के साथ ये 7 वर्षों तक इनके बीच युद्ध हुआ। मतलब बेसिकली युद्ध, हर देश के लोग अपने देश के जो राजाशाही प्रणाली थी, जो राजवंश प्रणाली सिस्टम थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो लड़ाई इसलिए थी। अब लोगों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हो रही थी, पनप रही थी, जिससे कि हर देश का नागरिक ये चाहता था कि अब हमारा एक राष्ट्र ऐसा हो जिसमें लोग चुन करके आएँ, जो शासन करने वाले लोग हैं वो बेसिकली चुन के आएँ।
मतलब ऐसा नहीं कि राजाशाही जो प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति शासन करेगा, बल्कि वो लोगों के बीच से हो, चुन के आए। ठीक है, तो ये चीज़ थी जर्मनी के एकीकरण के समय। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख घटना में ये भी है कि ये पॉजिटिव घटना आप कहेंगे, प्रमुख मंत्रियों की बैठक कराई गई, जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे उनकी बैठक कराई गई। ठीक है, और जिसका अध्यक्ष काइजर विलियम प्रथम। बच्चों ये याद रखेंगे, इनका नाम थोड़ा नाम टेढ़ा है बट याद रखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण करते समय प्रमुख मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ये थे काइजर विलियम प्रथम। ठीक है, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण से संबंधित इसमें व्यक्ति कौन है, तो एक ध्यान रखेंगे ऑटो वान बिस्मार्क, हालांकि इनका नाम आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, और काइजर विलियम प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कॉन्सेप्ट है। आप सीधे सवाल आएगा कि जर्मनी का एकीकरण पे टिप्पणी लिखिए, तो ये पॉइंट्स अगर आप उसमें प्रदर्शित करते हैं, बढ़िया से नोट करते हैं, लिखते हैं, तो आप मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स। ठीक है, बट आपको वीडियो देखना पड़ेगा, साथ ही साथ नोट्स भी बनाना पड़ेगा, और इसको बार बार वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम के टाइम जब यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो हम एक रिवीजन लेक्चर सीरीज़ अपने इस चैनल पे स्टार्ट कराएंगे, और हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कराने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। ठीक है, सो बस आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये जानेंगे इटली का एकीकरण, कि इटली का एकीकरण कैसे किया गया। ये भी यूरोपियन कंट्री, 19वीं शताब्दी के मध्य इटली को 7 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। जो आज इटली है उसको 7 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें बेसिकली राज्य सर्डिनिया पीडामेंट को इतालवी राज्यसभा द्वारा शासित किया जा रहा था। ये दोनों सर्डिनिया पीडामेंट और इतालवी, ये इन्हीं 7 में से एक थे। ठीक है, 2 थे जिन्हें बेसिकली जो सर्डिनिया पीडामेंट राज्य था उसको इतालवी राज्यसभा द्वारा शासित किया जाता था। ठीक है, जैसे आपने, अगर मैं अभी का एग्जांपल दूं कि बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो 2 राज्यों को मिलकर के एक उच्च न्यायालय क्या करता है, उसका देखरेख करता है। ठीक है, अब ये जानने का प्रयास करेंगे हम लोग इटली के एकीकरण के समय प्रसिद्ध व्यक्तियों का क्या योगदान था, कौन कौन वो व्यक्ति थे, यही पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले हैं जोसेपे मोत्सिनी। बच्चों ये नाम टेढ़ा है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही सीधा है। ठीक है, सो आप इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। जोसेपे मोत्सिनी, याद करने का सिंपल तरीका, आप एक दोस्त ढूंढो और उसका नाम यही रख दो, जोसेपे मोत्सिनी। ठीक है, सो इजीली याद हो जाएगा, आप उसको बार बार पुकारो। क्लियर। 1830 के दशक में इतालवी साम्राज्य के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया कि मतलब किस प्रकार अब हम इतालवी साम्राज्य का स्ट्रक्चर किया जाएगा, उस पर शासन किया जाएगा, शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए वहाँ पे इतालवी साम्राज्य की। ठीक है, 2 भूमिगत समाज का गठन किया गया। ठीक है, जोसेपे मोत्सिनी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला समाज था मार्सेल्स में युवा इटली और बर्न में युवा यूरोप। ध्यान दीजिए कि दोनों आज के समय देश हैं, ये यूरोपियन देश। ठीक है, सो मार्सेल्स में युवा इटली की स्थापना की गई जोसेपे मोत्सिनी द्वारा, और बर्न में युवा यूरोप की स्थापना की गई। ठीक है, इटली के एकीकरण की ये प्रमुख घटनाएं हैं, आप याद रखेंगे, ये प्रमुख व्यक्ति हैं जोसेपे मोत्सिनी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं इटली के एकीकरण से संबंधित, काउंटी कैबिलो डी कावूर। राइट, अब सर इनका नाम कैसे याद करें, तो फिर अपने दोस्त को बोलो कि ये आपको उस नाम से पुकारे। सो ये सिंपल तरीका है याद करने का, बाकी आप बार बार रिवीजन करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, काउंटी कैबिलो डी कावूर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे।
सो इटली के एकीकरण में प्रमुख मंत्री कावूर, यही काउंटी कैबिलो डी कावूर का कूटनीतिक योगदान बहुत ज़्यादा रहा। तो सवाल यहाँ से बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपको पता है कि सोशल साइंस में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। सो आप अलर्ट रहिए, जहाँ भी हम लोग स्लाइड में या बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन मिले, उन्हें तुरंत आप अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट लिखिए वहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो आप सीधे उसको टिक कर सकें। 1862 और 1860 तक पिडामेंट की ये मंत्री रहे। पिडमेंट, सर्डिनिया पिडमेंट के बारे में भी हमने जिक्र किया, उसके ये मंत्री थे हमारे काउंटी कैबिलो डी कावूर। 1852 और 60 के आसपास की बात है, ठीक है। कूटनीतिक संधि के माध्यम से 1859, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित करने में सफल रहे। इनकी कूटनीतिक शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि ये कूटनीतिक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया को पराजित करने में सफल हुए। सो सवाल ये भी बनेगा कि 1859 में किस संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया। तो कूटनीतिक संधि के माध्यम से, जिसके कंट्रोलर या अध्यक्ष कह सकते हैं आप, जो कूटनीतिक व्यक्ति, वो काउंटी कैबिलो डी कावूर, ठीक है। सो ये दो व्यक्ति हैं। अगले स्लाइड की ओर पढ़ते हैं, और ये लास्ट है इटली से संबंधित व्यक्ति, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण के एक प्रमुख व्यक्ति। इटली का जब एकीकरण हो रहा था, उनमें से ये एक हैं जो इम्पोर्टेंट है। 1833 में क्या किया गया, यंग इंडिया आंदोलन में शामिल होते हैं ये ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। किस लिए? ताकि इटली का एकीकरण सरलता से हो सके, आसानी से हो सके। 1834 में पिडमेंट में एक गणतंत्र विद्रोह में भाग लिए। कौन? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। 1834 में, ध्यान रखिएगा, पिडमेंट में एक गणतंत्र विद्रोह में क्या किए, ये भाग लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 1860 में क्या हुआ, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 का नेतृत्व इन्होंने ही किया। ये सारे पॉइंट्स इन्हीं से संबंधित है। यह स्वयं सेवक रेड सेडर्स नाम से प्रसिद्ध है। सो सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया कि इनमें से कौन से व्यक्ति स्वयं सेवक रेड सेडर्स के नाम से प्रसिद्ध है। तो ज्यूसेपे मोत्सिनी नहीं, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ध्यान रखिएगा। 1867 1867 स्वयं सेवक की सेना का नेतृत्व किया, जो पेपल राज्यों से लड़ने के लिए रोम में गया था। बेसिकली रोम में पेपल राज्य से लड़ने के लिए सेना भेजा गया था, ठीक है। सो ये उनका नेतृत्व किए थे ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। उन सेनाओं का नेतृत्व किए थे जो रोम में लड़ाई करने के लिए गया था, लड़ने के लिए गया था। ये इंपॉर्टेंट है जो आप ब्लू शेडेड में देख रहे हैं। 1870 प्रशा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक वापस बुला लिए। बेसिकली जब रोम और प्रशा, बेसिकली फ्रांस का जब प्रशा से युद्ध स्टार्ट हुआ 70 के आसपास में, तो जो रोम में लड़ने के लिए रोम की ओर से जो सैनिक गई थी फ्रांस की, उसे वापस बुला लिया गया, ठीक है। सैनिकों को क्या कर लिया गया, वापस बुला लिया गया कि भाई आ जाओ, वतन लौट जाओ, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, अपनी लड़ाई अब लड़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर से संबंधित, इस वीडियो संबंधित, ठीक है। इटली एकीकरण के समय प्रमुख घटनाएं याद रखिएगा। इटली एकीकरण के समय प्रमुख घटनाएं। बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 3 पॉइंट्स है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड प्रश्न इससे बन सकते हैं। 1860 में संयुक्त इटली की घोषणा की गई। बेसिकली हम लोग इटली के एकीकरण देख रहे थे, तो 1860 में ना संयुक्त इटली, मतलब एक कई राज्यों या इटली के जो 7 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था, उनको मिला करके एक संयुक्त इटली की घोषणा की गई 1860 में, ठीक है। 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, विक्टर एमेनुअल द्वितीय ये राजा बनते हैं संयुक्त इटली का।
1860 में तो इटली की घोषणा हुई, संयुक्त इटली की, उसके राजा 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय, याद रखेंगे आप। 1871 में अंतिम इटली का एकीकरण हुआ, मतलब अंतिम बार एक और बार इस इटली को कई राज्यों को मिला करके या कहें तोड़ करके एक मतलब नया फ्रेम किया गया इटली का। तो ये अंतिम इटली का एकीकरण था 1871 में। सो बच्चों ये रहा हमारा चैप्टर 1। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 1 द एंड हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। आपसे एक निवेदन है कि आप इन वीडियो लेक्चर को जब भी देखें तो नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे आप तब तक ये क्रिस्टल क्लियर होने वाला नहीं है। हर बार आप वीडियो देखेंगे और कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। सो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप चैप्टर को नोट्स बनाएं और नोट्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें। और अगर आप फोकस करके अपनी हाई स्कूल यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज़ इस लेक्चर सीरीज़ को आप फॉलो करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि सर हिंदी माध्यम के लिए कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है या अच्छा चैनल नहीं है। तो आप एक बार हमारे इस चैनल के पे जो वीडियोस हमने सोशल साइंस का स्टार्ट किया इसे देखें, नोट बनाएं, नोट बनाकर फिर रिवाइज़ करें वीडियो और नोट्स के माध्यम से, और फिर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए आप उम्मीद है कि 90 to 95% क्वेश्चन आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ऐसे ही हम लोग अगले नेक्स्ट या 1-2 दिन में चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। सो ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाएं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं, जिस